हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आप सभी कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सुपर्ब होंगे। तो जैसे कि अप्लाइड मैकेनिक्स का सीरीज़ चल रहा है, और ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है, जो पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर में जो भी बच्चे हैं। तो जैसे कि आज अप्लाइड मैकेनिक्स फर्स्ट यूनिट का सेकेंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में, कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किए थे। जैसे कि बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी, दोनों में क्या डिफरेंस है। फोर्स के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस किए थे, जानकारी प्राप्त किए थे। स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, सारे चीज टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन किए थे। तो आज जो सेकेंड लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी रहेगा, उसके साथ साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिससे पूरा पूरा 100% एक न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये मेरा इंट्रो है। एम टेक ऑनर, अभी वर्तमान में पॉलिटेक्निक कॉलेज में पदस्थ हूँ, लेक्चरर के पोस्ट पे। लगभग 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम को। टेलीग्राम में जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम में इसलिए इंपॉर्टेंट है जुड़ना क्योंकि टेलीग्राम में ये जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका पीडीएफ नोट्स आपको उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। विथ वीडियो लेक्चर का भी लिंक उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा वो भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा। एंड फेसबुक में भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। जो अपना फर्स्ट यूनिट है, फंडामेंटल्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इसमें से कल अपन डिस्कशन कर चुके हैं। बेसिक डेफिनेशन के स्टार्ट किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट के स्टार्ट किए थे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखे हैं, और आज जो हम लोग स्टडी करेंगे, जो लेक्चर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, उससे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, और 100% इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, वो टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये जो टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक, तो आज का टॉपिक रहेगा, आज दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक रहेगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड इट्स टाइप्स, एंड सेकेंड टॉपिक रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन भी डिस्कशन करेंगे। उसमें पहला होगा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, सेकेंड होगा रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्या होता है। ठीक, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में देखेंगे जिससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और उसका डायरेक्शन के बारे में देखेंगे, यानी कि एंगल के बारे में देखेंगे जिससे न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग जब बेसिक डेफिनेशन के बारे में देख रहे थे तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग उसमें एनालिसिस किया। फोर्स के बारे में कंप्लीट नहीं पढ़े थे, थोड़ा सा डिस्कशन किए थे। जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स एक एक्सटर्नल एक्शन होता है जिससे मोशन में चेंजेस आता है या स्टेट में चेंजेस आता है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में बॉडी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, देखे थे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखे थे, जैसे बॉडी को एक्सेलरेशन करने में काम आता है। जैसे मूविंग, जब बॉडी रेस्ट में होगा तो उसको मोशन में लाने का काम आता है। स्पीड को इंक्रीज करने में फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, फिर कोई बॉडी मोशन में है उसको स्लो डाउन करने में भी इंपॉर्टेंट रोल है। डायरेक्शन को चेंज कर सकता है एंड उसके शेप साइज को चेंज कर सकता है जब बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी हो। ओके, तो ये कल देख चुके थे हम लोग। ठीक, और जो अपने को एग्जाम में लिखना है उसके डेफिनेशन के बारे में भी हम लोग कल बहुत सारा चीज देख चुके थे, जैसे चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर देखे थे पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल एक्शन है, यानी कि पुश करना, पुल करना, किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए या मोशन को चेंज करने के लिए जो भी एक्सटर्नल एक्शन का यूज होता है, उसी एक्सटर्नल एक्शन को, उसी पुश और पुल को फोर्स नाम दिया गया है। कितना देखे थे। ठीक,
तो आज का फोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, तो जैसे कि जो फोर्स आया है, जब हम लोग काइनेमेटिक्स या काइनेटिक्स वाला यूनिट चैप्टर देखेंगे, उस चैप्टर में न्यूटन्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, अभी न्यूटन्स लॉ के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं करते हैं, अब थोड़ा सा बस जानकारी प्राप्त करते हैं कि फोर्स कहां से आया है। ठीक है, तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फोर्स कल देख लेते हैं, कल डेफिनेशन के बारे में जानकारी। तो फोर्स, तो ये जो फोर्स के बारे में जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, ये न्यूटन के जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, न्यूटन के गति के द्वितीय समीकरण, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, उससे फोर्स का जन्म हुआ है। ठीक, यानी कि जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, तो ये इसके बारे में देखेंगे, तो उसको जब प्रूफ करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूला के बारे में बस थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो न्यूटन सेकेंड लॉ से आया है, तो उसको जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है, यानी कि फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, उससे फोर्स का इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन। यानी कि फोर्स बराबर किसी वस्तु का द्रव्यमान गुणा उस वस्तु में कितना त्वरण आ रहा है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन। दूसरे शब्द में ऐसे कहेंगे, फोर्स में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी। ठीक है, यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, तो इससे हम लोग थोड़ा सा यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या। ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक, जिससे फ्रॉम द फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, किलोग्राम, एंड एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम लोग फंडामेंटल्स यूनिट और ड्राइव्स यूनिट के बारे में देखेंगे, तब इसको डिटेल में और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यानी कि कुल मिला के फोर्स का यूनिट आया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये जो फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, ये न्यूटन्स ने दिया था, इसलिए इसी को बोला जाता है न्यूटन। क्या बोला जाता है, न्यूटन। यानी कि जब भी आपको फोर्स का एसआई यूनिट पूछेगा, ठीक है, जब भी फोर्स का एसआई यूनिट पूछेगा, तो आपको फोर्स का एसआई यूनिट क्या बताना है, न्यूटन। न्यूटन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन।
ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं फोर्स का मैथमेटिकली फॉर्मूला। फोर्स का मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है, ये गुणा होता है, ये प्रोडक्ट होता है मास और एक्सीलरेशन का, और मास और एक्सीलरेशन से हम लोग फोर्स का यूनिट निकाले हैं न्यूटन। मास होता है केजी और एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये भी एसआई यूनिट है और इसको न्यूटन सेकंड लॉ ने दिया था, इसलिए इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म को न्यूटन कहा गया। इस पूरे टर्म को क्या कहा गया, न्यूटन कहा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज बचा हुआ था, तो उसको भी फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है समझा देता है। ठीक है, ये बस आपको 2 नंबर के लिए डेफिनेशन पूछ सकता है। सिस्टम ऑफ फोर्स, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है, एक बॉडी है। अब इस बॉडी में फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, इस बॉडी में एक से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है। इधर से मान लो एक फोर्स आके ला रहा है, इधर से एक फोर्स आके लग रहा है, इधर से एक फोर्स आके लग रहा है, जा रहा है, फिर इधर से एक फोर्स आके लग रहा है। ठीक है, सबके फोर्स है। मान लो F1 फोर्स हो गया, F2 फोर्स हो गया, F3 फोर्स हो गया, F4 फोर्स हो गया। ठीक है, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट में, जब किसी बॉडी में एक से अधिक फोर्स, ठीक है, एक से अधिक फोर्स आके एक्ट होता है, आरोपित होता है, यानी कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी बॉडी में मोर देन 2 फोर्स का कलेक्शन होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में 2 से अधिक फोर्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि मोर देन 2 फोर्स किसी एक बॉडी में एक्ट होता है, और वो जो फोर्स एक्ट होगा वो साथ साथ एक्ट होता है। मतलब वो जो किसी बॉडी में फोर्स लगेगा, जितना भी 2 से अधिक फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स, 5 फोर्स, जितना भी फोर्स लगेगा वो एक साथ में लगना चाहिए। ठीक है, जब वो फोर्स एक साथ में एक्ट होगा तो हम लोग एक दूसरे के सापेक्ष में, ठीक है, यानी कि एक दूसरे फोर्स के सापेक्ष में हम लोग देखेंगे ये फोर्स किस तरह से, किस किस वे से उस बॉडी में एक्ट हो रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे से समांतर हो रहा है, क्या एक दूसरे से पैरेलल हो रहा है, क्या एक ही प्लेन में सारा फोर्स है, क्या एक बिंदु पर, एक ऑब्जेक्ट में सारा फोर्स आके एक्ट हो रहा है, या फोर्स इधर उधर एक्ट हो रहा है। ठीक, तो जब एक फोर्स के रेस्पेक्ट में दूसरे फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं और सारे फोर्स मिला के उस बॉडी में एक कंबाइंड इफेक्ट जनरेट होता है, यानी कि सारे फोर्स मिला के उस बॉडी में एक क्या इफेक्ट आएगा, ये सारा चीज का जो डिस्कशन होता है उसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर एक लाइन में समझेंगे सिस्टम ऑफ फोर्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में, किसी भी सिस्टम में 2 और मोर देन 2 फोर्स का कलेक्शन होना ही क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स बोलते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट में 2 या 2 से अधिक फोर्स का आरोपित होना, अधिक 2 या 2 से अधिक फोर्स लगना, उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इस सिस्टम ऑफ फोर्स इस सिस्टम ऑफ फोर्स इज ए कलेक्शन ऑफ 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ में ऑन ए बॉडी। ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है, 2 और मोर देन 2 फोर्स का, 2 या 2 से अधिक फोर्स का कलेक्शन होता है किसी एक बॉडी में एक साथ में वो लगना। ठीक है, जो रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है, जो फोर्स है, हम लोग फोर्स में फोकस करते हैं रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के सापेक्ष में फोर्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी कि वो फोर्स किस टाइप से किसी ऑब्जेक्ट या किसी सिस्टम में लग रहा है। ठीक, और उसमें क्या कंबाइंड इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, एनालाइज देयर कंबाइंड इफेक्ट, जब फोर्स लगने के बाद उसमें क्या कंबाइंड इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट में 2 या 2 से अधिक फोर्स का एक्ट होना ही उसको सिस्टम ऑफ फोर्स कहा जाता है। ओके, अब जो सिस्टम ऑफ फोर्स है बेसिकली 3 टाइप्स है और उसका भी सब टाइप्स होता है, तो हम लोग बेसिक जो 3 टाइप्स है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जो बेसिक 3 टाइप्स है उसके बारे में देखेंगे। जैसे
सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या क्या टाइप्स देखेंगे। पहला टाइप हो जाएगा कोलिनियर फोर्स, कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्स। सेकेंड टाइप हो जाएगा कोप्लेनर फोर्स, कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। एंड थर्ड टाइप हो जाएगा कंकुरेंट फोर्स। कंकुरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स, ये तीन टाइप के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। फर्स्ट कोलिनियर फोर्स, सेकेंड कोप्लेनर फोर्स, थर्ड कंकुरेंट फोर्स। थोड़ा सा जान लेते। कोलिनियर फोर्स, देखिए पहला तो फोर्स हमेशा एक लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट होता है। ठीक है, फोर्स का एक अपना लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक लीनियर लाइन होता है, उसी लाइन में एक्ट होता है। फोर्स ऐसे घूम के, ऐसा फोर्स कभी ऐसे एक्ट नहीं होता है, फोर्स कभी भी ऐसे नहीं लगता है। फोर्स हमेशा किसी एक लाइन में लगता है, किसी एक लाइन में, किसी एक रेखा में। किसी एक फोर्स का कार्य हमेशा, फोर्स हमेशा एक्ट होता है एक लाइन में, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। बल रेखा या क्रिया रेखा कहा जाता है। फोर्स जिस लाइन में, जिस रेखा में एक्ट होता है उसको बल रेखा बोलते हैं, क्रिया रेखा बोलते हैं, या लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक, तो कोलिनियर फोर्स, कोलिनियर फोर्स अगर दो या दो से अधिक फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन, टू और मोर देन टू लाइन ऑफ एक्शन, ठीक, यानी कि कोलिनियर फोर्स में जो भी टू और मोर देन टू फोर्सेस होगा वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में होगा, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में। जैसे कैसे समझेंगे, मान लीजिए, मान लीजिए ए लाइन ऑफ एक्शन है, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक, अब इसमें दो या दो से अधिक फोर्स लगना है। एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स भी इसी लाइन ऑफ एक्शन में लग रहा है, तीसरा फोर्स भी इसी लाइन ऑफ एक्शन में लग रहा है। यानी कि ये होगा F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स। जब दो या दो से अधिक फोर्स एक ही क्रिया रेखा में लगता है, ठीक है, टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्ट वन लाइन ऑफ एक्शन, तब उस फोर्स ऑफ सिस्टम को कहा जाता है कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। एक ही लाइन में, लीनियर मतलब एक ही लाइन में। ठीक है, सेकेंड कोप्लेनर, कोप्लेनर फोर्सेस में दो या दो से अधिक फोर्स एक ही तल में, एक ही प्लेन में लगेगा। ठीक है, किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑब्जेक्ट में टू और मोर देन टू फोर्स लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई होगा। नेक्स्ट कंकरेंट फोर्स, कंकरेंट फोर्स में टू और मोर देन टू फोर्सेस, यानी कि सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा, वो सारा लाइन ऑफ एक्शन किसी एक ऑब्जेक्ट में, किसी एक बिंदु में एक्ट होगा, किसी एक पॉइंट में लगेगा, उसको बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। पहला कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट क्या? कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस में देखिए, a collinear system of forces is a collection of two or more forces whose line of action lie on the same straight line। यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन में सारा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन में रहेगा। ठीक है, दो या दो से अधिक फोर्स का जो भी क्रिया रेखा होगा, जो भी बल रेखा होगा, उसका समूह, उसका ग्रुप, उसका कलेक्शन एक ही लाइन में होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन में होगा, जिसको बोलते हैं कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछने के साथ साथ इसका डायग्राम भी पूछा जाता है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये मान लो आपका सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि बॉडी है। इस बॉडी में ये आ गया लाइन ऑफ एक्शन,
अब इस लाइन ऑफ एक्शन में आपको फोर्स लगाना है 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, और भी कितना भी फोर्स क्यों ना लगे। ठीक है, ये जो फोर्स है, मान लो दिस इज द F1 फोर्स, F2 फोर्स एंड F3 फोर्स। तो F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स का कलेक्शन किसी एक ही लाइन में एक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट इज द कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस जैसे कि बताया गया है कि एक ही प्लेन में सारे फोर्स का कलेक्शन, दो या दो से अधिक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में रहेगा, एक ही तल में रहेगा। और प्लेन मतलब 2D होता है, जिसमें टू डायमेंशन को एक प्लेन कहा जाता है। ठीक, टू डायमेंशन को क्या कहा जाता है, प्लेन कहा जाता है। जैसे कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ टू और मोर फोर्सेस वेयर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस लाई विद इन द सिंगल या कॉमन प्लेन। एक ही सिंगल प्लेन में रहेगा, एक ही प्लेन में रहेगा। इसमें 3 डायमेंशन नहीं होगा, एक ही डायमेंशन होगा। जैसे इसमें भी डायग्राम पूछा जाता है, मान लो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है और एक प्लेन बना देते हैं। जैसे ये हो गया एक्स डायरेक्शन और ये हो गया वाई डायरेक्शन। दिस इज द एक्स डायरेक्शन और ये होगा वाई डायरेक्शन। ठीक, तो इसमें आपका फोर्स एक्ट होगा। मान लो एक फोर्स इधर से आ रहा है, एक फोर्स इधर से कैसे आ रहा है, एक फोर्स इधर से कैसे जा रहा है, एक फोर्स इधर से जा रहा है, एक फोर्स इधर से आ रहा है। ठीक है, तो मोर देन फोर्सेस एक्ट हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, और ये जो पर्टिकुलर एक प्लेन में, इसी को बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस, यानी कि सारा फोर्सेस एक ही प्लेन में लग रहा है। जैसे F1 फोर्सेस, F2 फोर्सेस, F3 फोर्सेस, F4 फोर्सेस और Fn फोर्सेस। मोर देन फोर्सेस किसी एक ही प्लेन में लगना, उसको कोप्लेनर फोर्सेस कहा जाता है। ठीक, यानी कि समतलीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस में भी जैसे बताया गया है कि सारे कलेक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, जितना भी मोर देन फोर्सेस होगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में लगेगा। कलेक्शन ऑफ टू और मोर फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट ए सिंगल और कॉमन पॉइंट। एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, यानी कि एक ही पॉइंट में आरोपित होगा। जैसे इसका भी डायग्राम देख लेता है, जो डायग्राम पूछा जाता है। मान लो इसमें भी एक हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, और इसमें इस ऑब्जेक्ट में बीच में एक पॉइंट बना देते हैं। ये मान लो पॉइंट है, और जितना भी फोर्सेस एक्ट होगा इसी पॉइंट में आके लगेगा। या तो फोर्स आपका अंदर लग सकता है या फोर्स बाहर लग सकता है। ठीक, तो एक ही पॉइंट में एक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। क्या बोलते हैं, कंकरेंट फोर्सेस। जैसे मान लो ये फोर्स हो गया F1 फोर्स, F2, F3, F4, Fn फोर्सेस। दिस इज द कंकरेंट फोर्सेस। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में। ठीक, तो देखिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद मैं फॉर्मूला बताऊंगा, उसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे साइन कन्वेंशन बताना है। ठीक है, आंसर नेगेटिव आता है तो उसमें अपने को पॉजिटिव में लाना है, कैसे करना है सारा चीज बताऊंगा। ठीक, अच्छा इससे पहले छोटा सा एक टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस पहले समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए देखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस।
मान लीजिए सपोज आपके पास एक बॉडी है, आपके पास एक बॉडी है, अब इस बॉडी में एक लाइन ऑफ एक्शन है जिसमें फोर्स एक्ट होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। जैसे मान लीजिए एक फोर्स एक्ट हो रहा है इधर से, F1 फोर्स, F1 फोर्स लग रहा है, ठीक। क्या फोर्स लग रहा है? एक फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स F1। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता है कि अगर किसी एक लाइन ऑफ एक्शन में कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, उस फोर्स को उस लाइन ऑफ एक्शन में मैं कहीं भी उस फोर्स को मैं एक्ट करा सकता हूं। यानी कि इस फोर्स को उस लाइन ऑफ एक्शन में किसी भी पॉइंट में, उस लाइन ऑफ एक्शन में कहीं भी उस फोर्स को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, ठीक है। जैसे F1 था, मैं इस फोर्स को मान लो यहां पे नहीं लगाता, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस फोर्स को इस पॉइंट में लगा रहा हूं, इस पॉइंट में F1 फोर्स को, जो फोर्स था उसी F1 फोर्स को मैं इस पॉइंट में लगा रहा हूं, ठीक। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में लाइन ऑफ एक्शन में कोई फोर्स एक्ट होता है, उस फोर्स को उस लाइन ऑफ एक्शन में मैं कहीं भी ट्रांसफर कर सकता हूं। ऐसा करने से उस बॉडी में कोई भी इफेक्ट, एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे पहले उस बॉडी में फोर्स एक्ट होने के बाद जो इफेक्ट्स आ रहा था, सेम इफेक्ट्स आपका फोर्स को दूसरे एक लाइन ऑफ एक्शन में कहीं दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर करने से जो आएगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन को, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। इसी कंडीशन में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ये सेम फोर्स है, ये जो F1 जो भी फोर्स दिख रहा है, मैं फोर्स को चेंज नहीं किया, यही जो F1 फोर्स है इसको यहां से उठा के मैं पॉइंट 2 पे रख दिया। मान लो ये क्या था? पॉइंट 1 था, पोजीशन 1 था, ये क्या था? पोजीशन 1। और मैं इसको सेकेंड पोजीशन में ला लिया, इसको पोजीशन 2 में ला लिया, ठीक। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। उस बॉडी में कोई भी चेंजेस, कुछ भी एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे पहले इफेक्ट आ रहा था, जो भी मान लो बॉडी 25 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा था, स्पीड उसका 25 मीटर पर सेकेंड था, उतना ही स्पीड से मोशन करेगा, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं, क्योंकि फोर्स चेंजेस नहीं करा, बस फोर्स, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग उसको किसी दूसरे पॉइंट में सेम फोर्स को हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। देखते हैं, देखें रिटर्न में क्या लिखा है जो आपको एग्जाम में लिखना है। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिव फोर्स इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। ये हमेशा क्या होता है? एक रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हम लोग मैकेनिक्स देख रहे हैं, मैकेनिक्स में हमेशा रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या बोलता है? स्टेट दैट एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, जो भी फोर्स लगने, जो भी एक्सटर्नल इफेक्ट आ रहा है ड्यू टू फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द फोर्स इज मूव्ड एनी अदर पॉइंट अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोल रहा है? फोर्स को अगर उसी लाइन ऑफ एक्शन में किसी अदर पॉइंट में मूव करा देंगे, तो जो भी पहले एक्सटर्नल इफेक्ट आ रहा था, उस एक्सटर्नल इफेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, उस रिमेन अनचेंज, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जैसे पहले था वैसे रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंपल, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या बोलेंगे? बल के संचार का सिद्धांत क्या बोलता है? कोई भी बल रेखा होगा, कोई भी क्रिया रेखा होगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट के क्रिया रेखा में जो फोर्स लग रहा था पहले, उस फोर्स को अगर किसी दूसरे पॉइंट में मूव कर ले, ठीक, तब उस बॉडी में उस फोर्स के कारण जो इफेक्ट आ रहा था सेम इफेक्ट दिखाएगा, ठीक, क्योंकि इफेक्ट चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये सिंपल से भाषा में ये था, तो आपको एग्जाम में लिखना है यही चीज, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस।
ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या करना है, फोर्स का वियोजन, बलों का वियोजन, मतलब एक उस बॉडी में जो एक ऐसा फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ना। ठीक है, एक सिंगल फोर्स को दो या दो से अधिक कंपोनेंट में तोड़ना, उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। दो या दो से अधिक कंपोनेंट, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी में एक फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक फोर्स एक्ट हो रहा है, सॉरी, ये एक फोर्स लग रहा है। अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इस फोर्स को हम लोग अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे इधर एक फोर्स हो गया, दो कंपोनेंट में तोड़ रहा, और एक फोर्स इधर हो गया, मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। इस ऑब्जेक्ट में जो भी फोर्स है उसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। मान लो इस फोर्स का नाम था आर फोर्स, और इस फोर्स का नाम है, उसको F1 फोर्स में कंपोनेंट में तोड़ दिया, और उसको F2 कंपोनेंट में फोर्स में तोड़ दिया। तो जो सिंगल फोर्स को, जो ये सिंगल फोर्स था, इस सिंगल फोर्स का जो अलग अलग दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, उसी को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। बट ये सिंगल फोर्स जो इफेक्ट दे रहा था उस बॉडी में, जो भी इफेक्ट आ रहा था सिंगल फोर्स के कारण, और जो उसका कंपोनेंट में, तो उस कंपोनेंट भी सेम इफेक्ट दिखाएगा, उस बॉडी में भी कोई भी एक्स्ट्रा अनदर इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे सिंगल फोर्स इफेक्ट आ रहा था, वो जो उसका जो कंपोनेंट फोर्स है, उस कंपोनेंट फोर्स से भी सेम इफेक्ट आएगा। ठीक है, यानी कि एक कंबाइंड फोर्स है, एक कंबाइंड फोर्स है, मतलब एक सिंगल फोर्स है, उस सिंगल फोर्स को दो फोर्स में तोड़ा, तो जो कंबाइंड फोर्स से जो इफेक्ट आएगा, उस सिंगल फोर्स से वही इफेक्ट आ रहा था। इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इसको अच्छे से समझेंगे ना, रिजोल्यूशन फोर्सेस से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस थोड़ा सा देख लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन सिंगल फोर्सेस इनटू टू और मोर कंपोनेंट। क्या बोल रहा है, एक सिंगल फोर्स है, उस सिंगल फोर्सेस को दो या दो से अधिक कंपोनेंट में तोड़ना। दिस कंपोनेंट्स, जो हम लोग कंपोनेंट में तोड़े हैं, वो एक कंबाइंड इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, उसको ऐड करने से जो कंबाइंड इफेक्ट लगेगा, द एक्स्ट्रा सेम इफेक्ट एज द ओरिजिनल सिंगल फोर्सेस। जो सिंगल फोर्सेस में जो एग्जैक्ट इफेक्ट आ रहा था, जो सेम इफेक्ट आ रहा था, वही इफेक्ट आएगा उसके कंपोनेंट फोर्सेस में। दिस इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब इसका उल्टा होता है रिजल्टेंट फोर्सेस। जैसे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, एक सिंगल फोर्स को हम लोग तोड़ के, उसको ब्रेक डाउन करके, हम लोग उसको दो या दो से अधिक कंपोनेंट में तोड़े, उसको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। उसी प्रकार रिजल्टेंट फोर्सेस, जब एक बॉडी में कई फोर्स लगेगा, ठीक है, दो या दो से अधिक फोर्स एक्ट होगा, तो उस फोर्स को हटा के उसके जगह एक सिंगल फोर्स एक्ट होगा, उसी सिंगल फोर्स को रिजोल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस कहा जाएगा। और जो सिंगल फोर्स का इफेक्ट एग्जैक्ट सेम इफेक्ट आएगा, जब उस बॉडी में दो या दो से अधिक फोर्स का जो इफेक्ट आ रहा था। तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक, जैसे रिजल्टेंट फोर्सेस है, देखिए इसको इसको बोलेंगे, चलिए आगे दिखा देते हैं। देखिए, रिजल्टेंट फोर्सेस आल्सो नोन एज द नेट फोर्सेस। ठीक है, दोनों फोर्स का जो वेक्टर है उसका एडिशन होता है। इज द सिंगल फोर्सेस दैट रिप्रेजेंटेड द कंबाइंड इफेक्ट ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। जब बहुत सारे इंडिविजुअल फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट में एक्ट हो रहा था, जो इफेक्ट डाल रहा था, जो कंबाइंड इफेक्ट डाल रहा था, उस इफेक्ट के एग्जैक्ट इफेक्ट के बराबर उस सिंगल फोर्स का इफेक्ट आएगा, उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस। उसी को क्या बोला जाता है, रिजल्टेंट फोर्सेस। जैसे मान लीजिए ये आपका एक, ये सेकेंड कंपोनेंट है, और इस दोनों कंपोनेंट से एक थर्ड, एक सिंगल फोर्स बना है। तो ये जो दोनों सॉरी, ये जो दोनों फोर्स मिला के जो एक सिंगल फोर्स बना है, इसे सिंगल फोर्स को आर नाम दिया है।
जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स। और ये जो F1 है इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलेंगे F को? कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F1 हो गया और ये हो गया F2। ठीक है, F1 F2 क्या हो जाएगा? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स या कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, और R हो गया, R हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। हिंदी में बोलते हैं परिणामी बल। और कंपोनेंट फोर्स को बोलते हैं बलों का वियोजन, यानी कि बलों का वियोजन करना। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। अभी जो न्यूमेरिकल में जो भी कॉन्सेप्ट यूज है उस कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला, ठीक है, हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को एक डायग्राम से समझना पड़ेगा। हम लोग पहले क्या देखेंगे? फॉर टू फोर्सेस। फर्स्ट क्या देखेंगे? फॉर टू फोर्सेस। फर्स्ट देखेंगे फॉर टू फोर्सेस के लिए। ठीक, तो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में दो फोर्स लग रहा है। मान लो ये फोर्स ऐसा है, ठीक, और एक फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, और इसका एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा। मान लो रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये मान लो फोर्स F1 था। ठीक है, F1 फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? इस फोर्स का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और इस फोर्स का नाम है क्या? वर्टिकल डायरेक्शन। यानी कि जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स का जो कंपोनेंट होगा, एक होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स और दूसरा होता है वर्टिकल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का जो दो कंपोनेंट होगा, एक होता है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, दूसरा होता है वर्टिकल फोर्सेस। ठीक, सॉरी। ठीक, तो ये जो फोर्स है ये है रिजल्टेंट फोर्स आर। आर बराबर रिजल्टेंट फोर्स लिख दूंगा बाद में। आर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। और ये जो है कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स दैट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स, और ये है कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स दैट इज अनदर इज वर्टिकल फोर्स। एक है हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक है वर्टिकल फोर्स। ये है हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक, मान लो क्वेश्चन में गिवन है, पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स पूछेगा, यानी कि आपको इस रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू पूछा जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका डायरेक्शन पूछा जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है। सपोज मैं मान लिया कि ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है। क्या एंगल? थीटा एंगल। सपोज मान लिया थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, एच क्या है? एच है हॉरिजॉन्टल फोर्स, और वी है वर्टिकल फोर्स जो कि कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स है। वी क्या है? वर्टिकल फोर्स जो कि कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा अगर रिजल्टेंट फोर्स गिवन है, मान लो क्या है, फर्स्ट केस में रिजल्टेंट फोर्स गिवन है और थीटा गिवन है, पहला कंडीशन। ठीक है, तो केस वन क्या है? पहला केस क्या है? केस वन, केस वन आर
and theta is given, find टू कंपोनेंट फोर्स यानी कि H और V, फाइंड टू कंपोनेंट फोर्स। उस समय कंपोनेंट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसको सिंपल समझते हैं। देखो सिंपल से समझते हैं, ये था रिजल्टेंट फोर्स और ये था थीटा। जब रिजल्टेंट फोर्स और थीटा गिवन होगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने का फॉर्मूला है, शॉर्टकट देखेंगे अपन। देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स जो है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स और थीटा, ये कौन से एक्सिस के साथ, कौन से फोर्स के साथ ये बना रहा है। जो थीटा एंगल बन रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स का जो थीटा एंगल बन रहा है, वो क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बन रहा है या वर्टिकल एक्सिस के साथ बन रहा है। क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ थीटा एंगल बन रहा है, क्या वर्टिकल फोर्स के साथ थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से निकलता है, जिस भी एक्सिस के साथ, जिस भी फोर्स के साथ थीटा एंगल बनाएगा, यानी कि जिस फोर्स के साथ एंगल बनाएगा वो कॉस के फॉर्म में होता है। क्या होता है, कॉस के फॉर्म में होता है। और जो फार अवे होता है, यानी कि जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बना रहा था, वो साइन के फॉर्म में होता है। ठीक, यानी कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स इंटू कॉस थीटा, आर रिजल्टेंट फोर्स इंटू कॉस थीटा। और वर्टिकल क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इंटू साइन थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स और साइन ऑफ थीटा का प्रोडक्ट होता है। ठीक, जिसके साथ एंगल बना रहा है, एंगल किसके साथ बन रहा था, ये जो एंगल बन रहा था रिजल्टेंट फोर्स का हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ बन रहा था, इसके कॉस के फॉर्म में आया। और ये थीटा नहीं बन रहा था, ये थीटा नहीं बन रहा था, इसलिए साइन के फॉर्म में आया। ठीक, यानी कि फॉर्मूला लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगा H हो जाएगा R कॉस थीटा, यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और वर्टिकल फोर्स हो जाएगा R साइन थीटा, इसका भी यूनिट हो जाएगा न्यूटन, बिकॉज फोर्स है। ठीक, बिकॉज फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे कंपोनेंट ऑफ टू फोर्सेस। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे, डायरेक्शन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट में एक से अधिक फोर्स लग रहा है। ठीक, एक से अधिक फोर्स लग रहा है, किसी एक ऑब्जेक्ट में एक से अधिक फोर्स लग रहा है, तो उस समय क्या सिचुएशन आता है देखते हैं। मोर देन टू फोर्सेस, मोर देन टू फोर्सेस, दो या दो से अधिक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लग रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में कैसे निकालेंगे। अच्छा, पिछले में एक चीज देख लेते हैं, इसका और थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है। केस टू देखते हैं। ठीक है, इसका केस टू, इसको बाद में डिस्कशन करते हैं, पहले केस टू देख लेते हैं। केस टू में क्या है, क्या गिवन रहेगा। मान लो इसमें H और V गिवन है। केस टू में क्या है, H एंड V आर गिवन, H और V गिवन। तब अपने को दो चीज पूछा जाएगा। पहला पूछा जाएगा, फर्स्ट है इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, हिंदी में परिणामी बल का परिमाण। ठीक है, परिणामी बल का परिमाण पूछा जाएगा, उसका मान पूछा जाएगा, तो वो निकलता है, उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से आता है,
पाइथागोरस प्रमेय से आता है R इज इक्वल टू अंडर रूट हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। सेकेंड पूछा जाएगा आपसे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स यानी कि थीटा पूछा जाएगा, थीटा, और ये निकलता है फॉर्मूला से tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्स अपन हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी कि थीटा पूछा है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वर्टिकल फोर्स अपन हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक, इसका यूनिट रहेगा न्यूटन और इसका यूनिट रहेगा डिग्री। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकलता है। अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर आर और थीटा दिया है तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स आर कॉस थीटा, वर्टिकल फोर्स आर साइन थीटा, और अगर एच एंड वी गिवन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकलता है इस फॉर्मूला से एंड डायरेक्शन निकल गया इस फॉर्मूला से। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट में दो से अधिक फोर्स एक्ट होगा, मोर देन टू फोर्स, दो से अधिक फोर्स के लिए है। ठीक, एक फोर्स मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। सपोज मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है, अनदर फोर्स इधर लग रहा है, तीसरा फोर्स इधर लग रहा है, चौथा फोर्स इधर लग रहा है। ठीक, सपोज मान लीजिए इस फोर्स का नाम है फोर्स F1, ये F2, F3 और F4। ठीक, इसके साथ जो फोर्स बना रहा है, मान लो ये है F2 के साथ θ2 बन रहा है, F3 के साथ मान लो हॉरिजॉन्टल फोर्स से θ3 बन रहा है। ठीक, और मान लो F4 के साथ यहां से बन रहा है θ4। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखेंगे कितने सारे ऐसे फोर्सेस है जो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और वर्टिकल एक्सिस में लग रहा है। कितने सारे फोर्सेस है, तो इसमें से दो फोर्सेस दिख रहे हैं, एक फोर्स F1 हो जाएगा, एक फोर्स F3 हो जाएगा। F1 जो फोर्स है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, ओके, और जो F3 फोर्स है ये एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। यानी कि जो फोर्स एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट होता है, उस फोर्स से कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो फोर्स किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में लग रहा है, वो फोर्स ऑलरेडी रिजॉल्व किया हुआ है। बट कुछ ऐसा फोर्सेस उस बॉडी में लग रहा है जो कुछ एंगल में लग रहा है, एंगल इन द सेंस या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ एंगल बना रहा है या तो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ एंगल बना रहा है। जैसे कि जो F2 फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से θ2 एंगल बना रहा है। ठीक, जो F3 फोर्स है, सॉरी F3 फोर्स का इसमें काम नहीं है, F3 फोर्स का ये θ3 का इसमें कोई काम नहीं है।
ठीक, क्योंकि ऑलरेडी जो थीटा 3 ऑलरेडी वर्टिकल एक्सिस में लग रहा है, और जो F4 है, F4 फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ थीटा 4 बना रहा है। ठीक, तो पूरा फोकस रहेगा भी जो फोर्स एंगुलर डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि जो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा डायरेक्शन में कुछ थीटा एंगल में एक्ट हो रहा है, उस फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो फोर्स को अपने को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कुल मिला के उस पर्टिकुलर बॉडी में जितना सारे फोर्सेस एक्ट हो रहा है, उस सारे फोर्सेस को अपने को हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो F1 फोर्सेस और F3 फोर्सेस ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में लग रहा है, तो पहले से रिजॉल्व किया हुआ है, उसको छेड़खानी नहीं करेंगे। बट जो F2 फोर्स है और F4 फोर्स है, वो फोर्स किसी पर्टिकुलर एंगल में लग रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के साथ, इसलिए वो दोनों फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में वियोजन करना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखिए F2 फोर्स है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, जैसे F2 फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, मान लो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एच एक्सिस, पॉजिटिव एच, इसको बोलते हैं नेगेटिव एच, यानी कि पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस। ये हो जाएगा पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस और ये हो जाएगा नेगेटिव वर्टिकल एक्सिस, ये हो जाएगा नेगेटिव वर्टिकल एक्सिस। ठीक, यानी कि राइट साइड में ये आपका मान लो सिस्टम है, बॉडी है, इसके राइट साइड में जितना फोर्सेस लगेगा वो पॉजिटिव एच है, और इधर नेगेटिव एच है, और इसके ऊपर में पॉजिटिव वी है, और इसके नीचे नेगेटिव वी है। यानी कि जितना फोर्सेस राइट साइड में लगेगा, राइट साइड में जितना फोर्सेस लगेगा, राइट साइड में जितना फोर्सेस लगेगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव एच एक्सिस, पॉजिटिव फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का पॉजिटिव फोर्सेस, और लेफ्ट साइड में इधर एरो जितना भी रहेगा, इधर एरो, ठीक है, वो हो जाएगा नेगेटिव हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। इसके ऊपर में मतलब ऊपर डायरेक्शन में जितना फोर्सेस लगेगा, ऊपर में जितना फोर्सेस लगेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव वर्टिकल फोर्स, और नीचे डायरेक्शन में जितना फोर्सेस लगेगा वो हो जाएगा नेगेटिव वर्टिकल फोर्स। ठीक है, ऊपर में पॉजिटिव वर्टिकल फोर्स, नीचे नेगेटिव वर्टिकल फोर्स हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर हम लोग देखें, ठीक है, कुल मिला के अगर समझें, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एच, इधर नेगेटिव एच, ऊपर में पॉजिटिव वी, ठीक है, और नीचे नेगेटिव वी। ओके देखिए, अब क्या बताया था अपन, जिसके साथ थीटा बन रहा है, यानी कि जो F2 फोर्स है उसको उसको कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। जिस एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है वो कॉस के फॉर्म में होगा, और जिसके साथ थीटा नहीं बना रहा है, अपने नियरेस्ट एक्सिस को देखेंगे। नियरेस्ट एक्सिस F2 का पास वाला एक्सिस पॉजिटिव एच है और पॉजिटिव वी है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा पॉजिटिव एच और पॉजिटिव वी से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस फोर्स का पास वाला एक्सिस देखेंगे, पास वाला एक्सिस एक पॉजिटिव एच होगा, एक पॉजिटिव वी होगा, यानी कि जो F2 फोर्स दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक पॉजिटिव एच में टूटेगा, एक पॉजिटिव वी में टूटेगा। ठीक है, और जिसके साथ थीटा बना वो कॉस के फॉर्म में टूटता है, और जिसके साथ थीटा नहीं बनाता है वो साइन के फॉर्म में टूटता है। तो कुल मिला के F2 फोर्स अगर H में टूटेगा तो ये हो जाएगा F2 कॉस थीटा, और इधर जब टूटेगा ये हो जाएगा F2 साइन थीटा। उसी प्रकार F4 फोर्स के बारे में फोकस करेंगे। F4 फोर्स, इसका पास वाला एक्सिस है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव एक्सिस से मिलकर बना होता है। इसका एक एक्सिस हो जाएगा नेगेटिव एच एक्सिस, और उसका पास वाला दूसरा एक्सिस हो जाएगा नेगेटिव वी एक्सिस। ठीक, एक हो जाएगा नेगेटिव एच एक्सिस, एक हो जाएगा नेगेटिव वी एक्सिस। ठीक है, यानी कि जिसके साथ थीटा बना वो कॉस के फॉर्म में हो जाएगा, और जिसके साथ थीटा नहीं बना वो साइन के फॉर्म में हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के इसका जो वर्टिकल फोर्सेस हो जाएगा, वर्टिकल फोर्सेस F4 कॉस थीटा 4, ये सॉरी इसको लिखते हैं थीटा 2, ये थीटा 2 है, ये हो जाएगा F4 कॉस थीटा 4, बिकॉज इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ये हो जाएगा F4 साइन थीटा 4। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ना, ये जो थीटा बना रहा है F4 थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल एक्सिस के साथ बना रहा है, जिसके साथ थीटा बनता है वो कॉस के फॉर्म में होता है, और इसके साथ थीटा नहीं बना रहा है इसलिए साइन के फॉर्म में होगा। ठीक है, साइन के फॉर्म में होगा। अब देखिए, पिछला जो केस था
पिछला केस में एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स था, एक ही वर्टिकल फोर्स था, इसलिए हम लोग समेशन ऑफ एच नहीं लिखे। ठीक है, समेशन, समेशन का मतलब होता है जितना सारे फोर्सेस लग रहा है उस बॉडी में उसका जोड़, उसका सम अल्जेब्रिक सम होता है, अल्जेब्रिक सम यानी कि साइन को देखते हुए। ठीक, बट इसमें जब दो से अधिक फोर्स लग रहा है तब उसमें हम लोग अल्जेब्रिक सम लगाएंगे, अल्जेब्रिक सम लगाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप रहेगा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जितने फोर्स लग रहा है उसका सम यानी कि उसका जोड़ निकालेंगे। अल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स और वो होता है समेशन ऑफ एच। ठीक, तो समेशन ऑफ एच क्या हो जाएगा? अल्जेब्रिक मतलब साइन के साथ रहता है, इधर लगेंगे पॉजिटिव बता, इधर लगेंगे नेगेटिव। ठीक है, साइन के साथ। तो एच में कितना सारे फोर्सेस लग, एच में 3 फोर्सेस लग रहा है। देखिए एच में कितना फोर्स लग रहा है? 3 फोर्स। पहले ऑलरेडी F1 फोर्स लग रहा था, सेकेंड F2 cos थीटा 2 लग रहा है, और थर्ड इधर F4 sin थीटा 4 लग रहा है। इसमें दो फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव एच में है, यानी कि F1 भी पॉजिटिव हो जाएगा, F2 cos थीटा 2 भी पॉजिटिव हो जाएगा कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। और जो F4 sin थीटा 4 है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए उसके उसके सामने हम लोग नेगेटिव लिखेंगे, इसलिए अल्जेब्रिक लिखा गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पहले F1 फोर्स पहले से लग रहा था, प्लस F2 cos थीटा 2 लग रहा है, और माइनस F4 sin थीटा 4। ठीक है, ये आपका आ गया अल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, अल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। नेक्स्ट, अल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस ये लिखेंगे, समेशन ऑफ वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो यानी कि समेशन ऑफ वी हो जाएगा, अब देखते हैं। देखिए समेशन ऑफ वी, कितना सारे फोर्सेस इसमें एक्ट हो रहे हैं? एक ऑलरेडी F3 फोर्स लग रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक F2 sin थीटा 2 भी लग रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, और F4 cos थीटा पर चूंकि नीचे लग रहा था इसलिए ये नेगेटिव वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, पूरा वर्टिकल एक्सिस में 3 फोर्सेस एक्ट हो रहा है, एक फोर्स है पॉजिटिव F3, एक सेकेंड फोर्स है पॉजिटिव F2 sin थीटा 2, और थर्ड फोर्स है माइनस F4 cos थीटा 4, माइनस F4 cos थीटा 4। तो लगा देते हैं, पहला पॉजिटिव हो जाएगा F3 फोर्स प्लस F2 sin थीटा 2 माइनस F4 cos थीटा 4। ठीक, और इसका जो भी वैल्यू आएगा ये हो जाएगा न्यूटन में, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन है। ठीक, अब इसके बाद निकलते हैं, इसके बाद फाइंड आउट किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, इसके बाद क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। मैग्नीट्यूड जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जिसे डिनोट करता है आर से, जिसको डिनोट करते हैं आर से। तो आर क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट, उसमें जब दो फोर्स लग रहा था उसमें एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर था, चूंकि इसमें मोर देन 2 फोर्सेस लग रहा है इसलिए समेशन ऑफ एच का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी का स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन।
न्यूटन। ओके। और इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि परिणामी बल की दिशा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, थीटा से डिनोट करेंगे परिणामी बल की दिशा। ये फाइंड आउट होता है टेन थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ वी अपन समेशन ऑफ एच। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स समेशन ऑफ वी अपन समेशन ऑफ एच, और यूनिट हो जाएगा डिग्री। यूनिट हो जाएगा डिग्री में। ठीक। तो कितना, ये दोनों फोर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मैं 3 स्टार लगा दे रहा हूँ एग्जाम में। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल का परिमाण, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल की दिशा, ये चीज पूछा जाएगा। ठीक। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। जैसे कि साइन कन्वेंशन तो देख चुके हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन तो आप देख चुके हैं, फिर भी थोड़ा साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। देखिए, साइन कन्वेंशन देख लीजिए। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव एच, नेगेटिव एच, पॉजिटिव वी, नेगेटिव। इसको कभी कभी पॉजिटिव एक्स भी बोलते हैं, और कभी कभी इसको फिक्स डायरेक्शन बोला जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डायरेक्शन ये है, फिक्स डायरेक्शन। ठीक। यानी कि इधर जितना सारे फोर्सेस एक्ट होगा, इधर जितना भी फोर्सेस एक्ट होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इधर जितना सारे फोर्स एक्ट होगा नेगेटिव हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो जाएगा। ऊपर में जितना सारे फोर्स एक्ट होगा पॉजिटिव वर्टिकल फोर्स हो जाएगा, और नीचे फोर्स नेगेटिव वर्टिकल फोर्स हो जाएगा। तो ये है साइन कन्वेंशन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये पॉजिटिव एच एंड पॉजिटिव वी होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव एच एंड पॉजिटिव वी होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई फोर्स है, उसको अगर कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो नेगेटिव एच एंड नेगेटिव वी में टूटता है। अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोई फोर्स है तो पॉजिटिव एच में टूटेगा और एक नेगेटिव वी में टूटेगा। ये था साइन कन्वेंशन। ठीक। और साइन कन्वेंशन के बाद और एक छोटा सा चीज देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लेते हैं। ठीक। देखिए, सपोज मान लीजिए, देखिए ये क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी जैसे बता, जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू आएगा, ठीक है, वो समेशन ऑफ एच यानी कि पॉजिटिव एच होना चाहिए और पॉजिटिव वी होना चाहिए। तब इसमें थीटा का वैल्यू होता है 0 से 90 डिग्री। क्यों, ये भी देख लेते हैं। देखिए, इधर पॉजिटिव एच हो गया, इन नेगेटिव वी, नेगेटिव एच, पॉजिटिव वी। पॉजिटिव एच, पॉजिटिव वी, नेगेटिव एच, नेगेटिव वी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन 0 से 90 डिग्री कब आएगा? जब भी h का वैल्यू यानी कि समेशन ऑफ v हो चाहे समेशन ऑफ h हो, समेशन ऑफ v हो चाहे समेशन ऑफ h हो, जब दोनों पॉजिटिव में आएगा, चाहे समेशन ऑफ h पॉजिटिव हो चाहे समेशन ऑफ v पॉजिटिव हो, अगर जब दोनों पॉजिटिव आएगा तब थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से 90 के बीच होना चाहिए। इन अदर केस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव h और पॉजिटिव v होता है, यानी कि जब समेशन ऑफ h नेगेटिव और समेशन ऑफ v पॉजिटिव आएगा, तब थीटा का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तब थीटा का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच आएगा। चूंकि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है और ये लास्ट में जाके फिर से 360 डिग्री हो जाता है। ठीक, मान लो यानी कि हम लोग एंगल कैसे देख रहे हैं, अपन एंगल देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये गया 0 से 90, फिर 90 से 180, फिर 180 से 270, 270 से 360, मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। बट कभी कभी आंसर क्या होता है, नेगेटिव में आ जाता है। कभी कभी आंसर क्या होता है, नेगेटिव में, यानी कि ऐसा आंसर आना था बट घूम के ऐसे आ जाता है, घूम के ऐसे आ जाता है। ठीक है, आना था ऐसे। सेकेंड, मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच थीटा आना चाहिए था, बट कुछ कारणवश वो उल्टा मतलब नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी नेगेटिव में वैल्यू आएगा, जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी नेगेटिव में वैल्यू आएगा, ठीक है, मान लो इसका वैल्यू नेगेटिव आया, ठीक है, इसको जूम करके ऐसे करा देता हूं, नीचे लिख देता हूं, एक को समझोगे बाकी समझ जाओ। ये चीज मान लो मैं नीचे लेके आ रहा हूं। मान लो जो थीटा का वैल्यू है सेकेंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव आया है। क्या आया है? नेगेटिव आया है। जब थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, देखो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आना मतलब यहां से आया है, यहां से मेरे को इतना पता है, अगर मैं, ध्यान दो, ये क्या है? 180 है, ये क्या है? 180 है, इधर क्या 180 है। अगर मैं 180 से ये पूरा को माइनस कर दूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। अगर 180 से 180 से ये पूरा को मैं माइनस कर दूंगा, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी जितना भी आएगा, तो अपना एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। यानी कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग जो 180 वैल्यू है, मैक्सिमम एंगल है, उस 180 से माइनस कर देंगे, यानी कि जो अपना फाइनल थीटा हो जाएगा, फाइनल थीटा डैश हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। ऐसे करके वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट देख लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एच
पॉजिटिव होना चाहिए और v नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और थीटा का वैल्यू 270 से 360 के बीच आना चाहिए, बट थीटा का वैल्यू किसी कारणवश थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ गया, किसी कारणवश थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो उस केस में जो एक्चुअल थीटा निकलेगा थीटा डैश, वो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम फोर्थ क्वाड्रेंट में मैक्सिमम 360 डिग्री है, ठीक है। जो भी मैक्सिमम एंगल रहेगा 360 से, जो वैल्यू आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल्स कर देखेंगे, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का सेकंड लेक्चर कल लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद डन हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम में बिल्कुल जुड़िएगा। जो भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, जो भी लेक्चर आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाए, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में सेंड किया जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।